और बिना शव के जनाजा निकाला जाता है। कश्मीर में मारे गए आतंकी हबीब के जनाजा गायब में लश्कर तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचा था, जिसे देखकर गांव वाले भड़क गए और उन्होंने लश्कर कमांडर को खूब लात घूंसे मार दिए, जिसके बाद लश्कर कमांडर हनीफ को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। यानी पीओके में लोग आतंकियों के खिलाफ निडर होकर खड़े हो रहे हैं और लात जूते चला दे रहे हैं। पीओके के लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान का मुनीर और हाफिज सईद मिलकर उनके बच्चों को बलि का बकरा बना रहे हैं। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली ये कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, जैसा कि भारत पहले दिन से कहता आया है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीओके के नौजवानों को आतंकी बनने के लिए बरगलाता है, जिसका पीओके के लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब लश्कर का कमांडर ताहिर कश्मीर में मारे गए पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी हबीब के जनाजा गायब में पहुंचा तो लोग उस पर भड़क गए। अब पीओके में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा के खिलाफ खुलकर आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि पीओके के लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकी संगठनों के आका उनके बच्चों को जिहाद के नाम पर मरने के लिए भेज देते हैं। खबर है कि लश्कर का कमांडर रिजवान हनीफ लश्कर के प्रॉक्सी जमात-उद-दावा के लिए पीओके में रिक्रूटमेंट का काम करता है। रिजवान हनीफ अक्सर पीओके के बच्चों और नौजवानों को जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता है। आतंकी ताहिर की मौत को भी लश्कर तैयबा नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बनाना चाहता था, लेकिन पीओके के लोग अब हर हाल में अपने बच्चों को आतंकी बनने से बचाना चाहते हैं। इसलिए पीओके में अब लश्कर तैयबा के खिलाफ सार्वजनिक बहिष्कार की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है कि अब भारत में आतंकवादी बनकर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि भारतीय सेना अब सुपर पावर बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अपना दम दिखाया। अब पीएम मोदी भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के मिशन में जुटे हुए हैं। सेना में अब ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को इन्फेंट्री बटालियन यानी पैदल सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को आर्म्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट्स में भी शामिल किया जाएगा। अभी सेना में जो बटालियंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसे सेकेंडरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी इन बटालियंस में जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन सेना ने यह तय किया है कि अब हर बटालियन में ऐसी प्लेटून होगी जिसमें ड्रोन्स को हैंडल करने वाले सैनिक मौजूद होंगे। अभी तक सेना में पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स या सेना की घातक प्लेटून स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। भारतीय सेना ने अपनी स्ट्राइक करने की क्षमता को और ज्यादा घातक बनाने के लिए एक नई कमांडो यूनिट का भी गठन किया है। इस कमांडो यूनिट का नाम भैरव कमांडो ब्रिगेड होगा। भैरव ब्रिगेड की हर बटालियन में 250 कमांडो होंगे। इन कमांडोज को हमला करने, दुर्गम इलाकों में ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। भैरव कमांडो फोर्स हाईटेक हथियारों से लैस होगी। सेना ने अपने रेजिमेंटल सेंटर्स को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भैरव कमांडोज को ऑपरेशनल स्तर पर तैयार कर लिया जाए। भैरव बटालियन छोटी, तेज और हल्की यूनिट होंगी, जो बॉर्डर पर तुरंत हमला करने के लिए बनाई गई हैं। ये पारंपरिक स्पेशल फोर्स से अलग होंगी और छोटे लेकिन तेज हमलों पर फोकस करेंगी। शनिवार को भारत को स्पेन से उसका 16वां और आखिरी C-295 सैन्य परिवहन विमान भी मिल गया। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल है और भारत ऐसे ही 40 एयरक्राफ्ट अपने देश में भी तैयार करने वाला है। अभी तक हमारी वायुसेना एवरो विमानों का इस्तेमाल कर रही थी, जो पुराने हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत इन विमानों के आने से और बढ़ जाएगी, क्योंकि C-295 ट्रांसपोर्ट विमान में एक साथ 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स को ले जाया जा सकता है। इसमें मेडिकल स्ट्रेचर और उपकरण फिट कर एयर एम्बुलेंस की तरह भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बाढ़, भूकंप या दूसरी आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने में भी सक्षम है। ये विमान हवा से सामान या सैनिकों को पैराशूट से गिरा सकता है, जो बॉर्डर इलाकों में बेहद उपयोगी है। पाकिस्तान वो देश है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठकर चीन को धोखा दिया और अब पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दे दिया है। ट्रंप जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तान ने उसी ईरान के राष्ट्रपति का दिल खोलकर स्वागत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अपने B-2 बॉम्बर से बम गिराए थे, अब पाकिस्तान ने ईरान के उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम का खुला समर्थन कर दिया। दरअसल पिछले हफ्ते ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर आए थे, जहां एयरपोर्ट पर पिजेश्कियन का स्वागत खुद शहबाज शरीफ ने किया। इसके बाद शहबाज और पिजेश्कियन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शहबाज शरीफ के उस बयान की हो रही है जिसमें शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट कर दिया, जो कि अमेरिका को खुली चुनौती जैसा है और धोखे जैसा भी। आज हर तरफ पानी का सैलाब, गंगा और यमुना के संगम के किनारे बने घाट, मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं प्रयागराज में। अब तो गंगा नदी का सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया है।
संगम नगरी प्रयागराज की पहचान माने जाने वाले कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरा संगम क्षेत्र समंदर जैसा दिखने लगा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और यमुना में आई बाढ़ की वजह से प्रयागराज के आधे हिस्से पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया का शक्ल ले चुकी हैं, जबकि घरों और मकानों में पूरे तरीके से पानी घुस चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये छोटा बघाड़ा का इलाका है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो घरों में घुस चुका है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो इस वक्त पानी में समाहित है। और न सिर्फ एक मोहल्ला बल्कि प्रयागराज के लगभग दर्जन भर से अधिक मोहल्लों की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़े हिस्से में इस वक्त वाटर कर्फ्यू सा नजारा आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज से ही बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर आई। तस्वीर प्रयागराज के छोटे बगाड़ा इलाके की है, जहां बाढ़ का पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। बाढ़ के पानी के साथ कचरे का अंबार भी तर रहा है और इस सब के बीच एक माता पिता अपने नवजात बच्चे को लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। पिता ने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए उसे अपने हाथों में उठाया हुआ है, जबकि पीछे से बच्चे की मां ने हाथों का सहारा दिया हुआ है। प्रयागराज के कई इलाकों में तो घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई। लोगों ने जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों में शरण ले रखी, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सीढ़ी और नाव की मदद से रेस्क्यू किया। वहां से भी ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको प्रयागराज में बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच दरोगा जी की आस्था का वायरल वीडियो दिखाता हूं। इस वक्त हम एनडीआरएफ के एक नाव पर मौजूद हैं और यहाँ से तटवर्ती इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि सामने आप ये देखिए कि ये जो सभी जो मकान हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जो पहली मंजिल है वहां तक आपको पानी इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जबकि जो लोग हैं वो अपनी घरों की छतों पर दूसरी मंजिल पर एक तरीके से उन्होंने शरण ले रखी है। अब प्रयागराज में बाढ़ के बीच वायरल हो रहे यूपी पुलिस के दरोगा जी की तस्वीर देखिए। तस्वीर प्रयागराज के दारागंज इलाके की है। जब दरोगा चंद्रदीप निषाद के घर में गंगा में आई बाढ़ का पानी घुसा तो उन्होंने इसे गंगा मैया का आशीर्वाद मान लिया। उन्होंने फूल और दूध चढ़ाकर गंगा मैया की पूजा की। एक दिन पहले तो दरोगा जी ने गंगा मैया की पूजा की। आज जब बाढ़ का पानी और ज्यादा बढ़ गया तो दरोगा जी ने पहली मंजिल पर चढ़कर बाढ़ के पानी में छलांग लगा दी और अपनी तैराकी का हुनर दिखाने लगे। दरोगा जी ने अपनी तैराकी का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया। लोगों ने अपनी तरह बाढ़ के पानी में छलांग नहीं लगाने की अपील की और बताया कि वो नेशनल लेवल के तैराक रह चुके हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दरोगा जी का आप देखिए, सामने एक भाई पानी में डूब के वीडियो बना रहा है, एक खिड़की पे चढ़ के बना रहा है। तब दरोगा जी जो है वो अलग अलग एंगल से जो है वो स्विमिंग कर रही है। देखिए, ऐसा मत कीजिएगा भाई। प्रयागराज ही नहीं, महाकाल की नगरी काशी में भी गंगा नदी जबरदस्त उफान पर है। यहां भी नदी किनारे बसे इलाकों के हालात प्रयागराज जैसे ही नजर आ रहे हैं। वाराणसी में नमो घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सारे घाट पानी में डूब चुके हैं। नमो घाट की पहचान बन चुके हैं हाथ जोड़ने वाले 4 स्ट्रक्चर में 3 में तो करीब करीब पानी में वो डूब चुके हैं। काशी की गलियों में गाड़ियों और रिक्शों की जगह नाव चल रही है। वहां से काशी से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त देखिए हम वाराणसी के किसी तालाब या फिर नदी के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये वाराणसी का 80 क्षेत्र है और यहाँ की सड़कों पर मैं मौजूद हूँ। और देखिए मेरे घुटने से ऊपर यानी लगभग कमर तक पानी है और जैसे जैसे मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो ये जो पानी है वो और गहराता जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि बाढ़ की स्थिति किस तरीके से बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है। 80 इलाके की ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से एक तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कमोवेश सिर्फ 80 इलाके नहीं बल्कि जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर कुछ इसी तरीके की इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं। और नाव देखिए, अब सड़कों पर नाव चलने की स्थिति हो गई है। गंगा नदी में आए उफान की कुछ और परेशान करने वाली तस्वीरें आगे भी दिखाऊंगा। पहले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का हाल देखिए। अयोध्या में भी सरयू नदी में आए उफान ने शहर की तस्वीर बदल दी। गलियों में इतना पानी भर चुका है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर बसे जलवानपुरा इलाके में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। घरों के बाहर बना लॉन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आ रहा है। लोगों को घर के अंदर रखा सामान दूसरी मंजिल में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रयागराज और वाराणसी में ही नहीं, बलिया में भी गंगा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए किस तरह कटाव की वजह से गंगा नदी के किनारे बना पूरा मकान पानी में समा गया। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में अब तक 16 मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।
यूपी नहीं, बिहार में भी गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है।